हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। और इसका एक टॉपिक है अकरेंस ऑफ मेटल्स। और इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेटल किस रूप में पाया जाता है और कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, दो क्वेश्चन मेरे पास आते हैं, दो क्वेश्चन रिलेटेड है अकरेंस ऑफ मेटल से। पहला क्या है कि वेयर डू मेटल फाउंड इन नेचर, मेटल जो है वो नेचर में कहाँ पाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया हमारे पास। और दूसरा क्वेश्चन है इन विच फॉर्म डू मेटल फाउंड इन नेचर। तो देखिए, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला कि वेयर डू मेटल फाउंड इन नेचर, नेचर में मेटल कहाँ पाए जाते हैं। दूसरा, और किस फॉर्म में पाए जाते हैं। तो देखिए, पहले क्वेश्चन का आंसर अगर मैं आपको बताऊं कि वेयर डू मेटल फाउंड इन नेचर, तो देखिए उसका सीधा सा आंसर है कि इन अर्थ क्रस्ट। किस में पाए जाते हैं जी? अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं। नाउ व्हाट इज अर्थ क्रस्ट? तो देखिए, अर्थ की जो टॉप मोस्ट लेयर है, आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा कि अर्थ में सबसे जो टॉप मोस्ट लेयर है उसको बोलते हैं क्रस्ट, फिर आता है मेंटल, फिर आता है कोर। तो देखिए, अगर मैं अर्थ को ऐसे स्फेरिकल शेप में यहाँ पर शो करूँ, तो जो अर्थ की टॉप लेयर्स है दैट इज क्रस्ट, क्रस्ट के बाद आता है मेंटल, और मेंटल के बाद फिर ये आता है बीच में कोर। ठीक है, तो जो ऊपर की लेयर है, जो टॉप मोस्ट लेयर है अर्थ क्रस्ट, उसको बोलते हैं, ये है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं इसको कि टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ, या क्या बोल सकते हैं स्किन ऑफ अर्थ। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, एक पॉइंट और यहां पे क्लियर कर देता हूं, जो हमारी अर्थ पर माउंटेन्स पाए जाते हैं वो माउंटेन अर्थ क्रस्ट का ही पार्ट है। तो ऐसे समझ लीजिए, जहां पर माउंटेन होंगे तो वहां पे अर्थ क्रस्ट की जो गहराई होगी वो ज्यादा होगी। मतलब अर्थ क्रस्ट में अगर मान लो यहां पे कोई माउंटेन है, तो फिर यहां से लेके यहां तक अर्थ क्रस्ट मानी जाएगी। और मान लो कहीं पे ओशियन है, तो ओशियन में फिर जो क्रस्ट की जो ऊंचाई है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो अर्थ क्रस्ट क्या है? टॉप मोस्ट लेयर ऑफ अर्थ है या स्किन ऑफ अर्थ है। इसमें मेटल पाए जाते हैं। ठीक, तो अब एक पॉइंट मेरे सामने ये आता है कि हम लोग किन मेटल्स की बात करने वाले हैं। मेटल तो बहुत सारे हैं नेचर में। तो हमारे यहाँ क्लास 10th में आप लोगों ने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी ही है इन प्रीवियस वीडियो, और प्रीवियस वीडियो से पहले वाला जो वीडियो है हमने उसमें रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है। तो हम लोग उन्हीं मेटल्स को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, मैं यहाँ पर बात करता हूँ रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल हम लोगों ने पढ़े हैं। तो देखिए, रिएक्टिविटी सीरीज में हम लोग पढ़ते हैं सबसे ऊपर पोटेशियम, फिर पढ़ते हैं सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर पढ़ते हैं जिंक, फिर पढ़ते हैं आयरन, फिर पढ़ते हैं लेड। और फिर लेड के बाद देखिए, वहाँ रिएक्टिविटी सीरीज जब आप लोगों ने पढ़ी थी तो वहाँ पे केवल मेटल लिखे थे। मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देता हूँ कि लेड के बाद यहाँ पर रिएक्टिविटी में आ जाता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एक नॉन मेटल है, लेकिन मैं रिएक्टिविटी सीरीज में थोड़े और पॉइंट आपको क्लियर करना चाहता हूं, इसीलिए मैंने हाइड्रोजन को यहां प्लेस किया है। और फिर हाइड्रोजन से नीचे आते हैं कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम, और यहां पर आते हैं गोल्ड। एक बार मैं इनके नाम बता देता हूं। दिस इज पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और ये गोल्ड। तो वहां पर भी हम लोगों ने ये बताया था कि पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम दे आर हाईली रिएक्टिव मेटल्स। तो मैं यहां लिख देता हूं हाईली रिएक्टिव मेटल्स। ठीक है, और Zn, Fe, Pb ये आते हैं मिडिल रिएक्टिविटी में, मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी। इनको बोलेंगे हम लोग मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी। और इसमें हम लोग देखिए, हाइड्रोजन एक मैंने बीच में हाइड्रोजन इसीलिए लिखा है कि हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल और हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल। अच्छा, ये जो कॉपर है, ये कॉपर और मरकरी ये भी मिडिल रिएक्टिविटी में ही आते हैं। और फिर ये जो मेरे पास Ag मतलब सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड है,
ये है मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब आप लोग एक चीज समझिए, हम लोगों ने यहां पहले क्वेश्चन को आंसर किया था कि वेयर डू मेटल फाउंड इन नेचर, तो मैंने आपको बता दिया कि मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि इन विच फॉर्म डू मेटल फाउंड इन नेचर, किस फॉर्म में मेटल पाए जाते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि मेटल की रिएक्टिविटी क्या है। अगर मेटल हाईली रिएक्टिव है, हाईली रिएक्टिव का मतलब क्या है कि वो अपनी सराउंडिंग में जो भी कंडीशंस हैं, सराउंडिंग में जो भी एलिमेंट हैं उनके साथ में क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा। और जो मिडिल रिएक्टिविटी वाले हैं वो थोड़ी सी कम रिएक्शन करेंगे, और जो लो रिएक्टिविटी वाले हैं वो रिएक्शन नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी है वो नेचर में किसी दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाए जाएंगे। तो मैं क्या बोल सकता हूं कि ये सिल्वर, प्लेटिनम एंड दिस गोल्ड फाउंड इन फ्री स्टेट। अच्छा, फ्री स्टेट का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि हमको सिल्वर गोल्ड ऐसे ही अर्थ क्रस्ट में पड़ा हुआ मिल जाएगा। इसका मतलब ये है कि ये किसी और एलिमेंट के साथ कंबाइंड नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनके साथ जो धूल है, सैंड है, सॉइल है ना, मिट्टी के कण हैं, ये सब उनके साथ एसोसिएटेड होंगे। आप लोगों ने देखा होगा डिस्कवरी पे वो गोल्ड डिगर करके प्रोग्राम आते हैं, तो हम वहाँ पर वो देखे होंगे आप लोगों ने उनके सीरियल्स में कि वो गोल्ड के, जहाँ पर गोल्ड पाया जा रहा है वहाँ पर माइनिंग करते हैं और फिल्ट्रेशन करते रहते हैं, छानते रहते हैं और लास्ट में उनको बहुत थोड़ा सा सोना मिलता है। तो इंपॉर्टेंट बात क्या है कि सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड ये फ्री स्टेट में पाए जाते हैं, मतलब किसी दूसरे के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाए जाते हैं। अगर अब मैं बात करूं जो मेटल हाईली रिएक्टिव हैं या जो मेटल मिडिल रिएक्टिविटी शो करते हैं, वो अपने आसपास पाए जाने वाले एलिमेंट के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। अब जैसे समझिए, जैसे ये सोडियम है, सोडियम के आसपास क्या मिल जाएगा, ऑक्सीजन। सोडियम के आसपास क्या मिल जाएगा, नाइट्रोजन। सोडियम के आसपास क्या मिल जाएगा, सल्फर। तो ये उन सब एलिमेंट के साथ में रिएक्शन कर सकते हैं। अब जैसे मैं सोडियम का एग्जांपल लेता हूं, सोडियम जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्या बना देगा, सोडियम क्लोराइड। सोडियम CO2 के साथ रिएक्शन कर लेगा, क्या बना देगा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम सल्फर डाइऑक्साइड या सल्फर ट्राइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना देगा, Na2SO4। ऐसे ही सोडियम नाइट्रेट के साथ रिएक्शन कर लेगा तो क्या बना देगा, सोडियम नाइट्रेट बना देगा। तो जो मेटल रिएक्टिविटी शो करते हैं वो सराउंडिंग में जो भी एलिमेंट पाए जाते हैं उनके साथ रिएक्शन करके कंबाइंड फॉर्म बना देते हैं, मतलब कंपाउंड बना देते हैं। तो हमको दूसरे क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है कि इन विच फॉर्म डू मेटल फाउंड इन नेचर। तो मेटल किस फॉर्म में पाए जाते हैं, देखिए कि मेटल्स विच शो रिएक्टिविटी आर फाउंड इन कंबाइंड फॉर्म और द मेटल विच शो लो रिएक्टिविटी आर फाउंड इन नेटिव फॉर्म। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, मेटल्स विच शो रिएक्टिविटी फाउंड इन combined form and metals which show low reactivity, और हम कह सकते हैं कि which do not show reactivity, which show, मैं यहां पे low reactivity लिख देता हूं, which show low reactivity found in free form या native form। ठीक है, तो आपको दोनों क्वेश्चन के आंसर यहां पर मिल गए हैं। अब हम लोग आते हैं जो अपना नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को एक्सट्रैक्ट कैसे किया जाता है। चलो इससे पहले मैं आपको कुछ 1 मार्क्स के कुछ क्वेश्चंस आपको बता देता हूं। देखिए, मेरा जो ऑब्जेक्टिव है आप लोगों को ये वीडियोस क्लासेस प्रोवाइड करने का, वो ये है कि आप लोगों की समझ विकसित हो, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो। हम लोग केवल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से केवल कुछ क्वेश्चंस को ही पढ़ लें तो ये मेरा ऑब्जेक्टिव नहीं है। मेरा ऑब्जेक्टिव है कि आप लोगों को केमिस्ट्री विशेष तौर पे अच्छे से समझ में आनी चाहिए, ताकि आप लोगों की जो रटने की प्रवृत्ति है केमिस्ट्री को वो कम हो जाए। देखिए, यहां पर अर्थ क्रस्ट में, मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं आपको,
अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, तो हमेशा याद रखना है स्टूडेंट, दैट इज ऑक्सीजन। और एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन। और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट कौन सा है, हाइड्रोजन। समझ में आ रही है? अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट ऑक्सीजन, एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट नाइट्रोजन, और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला एलिमेंट हाइड्रोजन। अब देखिए, जब अर्थ क्रस्ट में ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है तो जो अर्थ क्रस्ट में पाए जाने वाले मेटल्स हैं जो रिएक्टिविटी शो करते हैं वो ज्यादातर किस फॉर्म में पाए जाएंगे, वो ऑक्साइड की फॉर्म में पाए जाएंगे। समझ में आ रहा है आप लोगों के? तो ये जो ऑक्सीजन है वो मोस्ट रिएक्टिव गैस है जो अर्थ क्रस्ट में पाए जा रहे हैं, और ये ऑक्सीजन मेटल के साथ कंबाइन करके क्या बना देगी, मेटल ऑक्साइड्स बना देगी। जो मैंने आप लोगों को अभी ये मेटल के कुछ कंपाउंड्स बताए, कुछ कंबाइंड फॉर्म बताई हैं जिसके रूप में मेटल अर्थ क्रस्ट के अंदर पाए जाते हैं। अब समझिए आप लोग, मेटल पाया जा रहा है अर्थ क्रस्ट में, ठीक है, अर्थ क्रस्ट में, ठीक है। हम लोग बात कर रहे हैं हाईली रिएक्टिव और मिडिल रिएक्टिव, ये तो फ्री नेचर, फ्री फॉर्म में पाए जा रहे हैं। तो मेटल फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, और किस फॉर्म में, कंबाइंड फॉर्म में, ठीक है जी, कंबाइंड फॉर्म। अब मेटल कंबाइंड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। मान लीजिए मुझे कोई फैक्ट्री लगानी है और मुझे मेटल चाहिए, तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे, हम लोग जहां पर ये मेटल पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वहां पर माइनिंग प्रोसेस करेंगे। वहां माइनिंग मतलब हम लोग जो खदानें होती हैं उनको खोदना स्टार्ट करेंगे, तो हम वहां से क्या पाएंगे कि मेटल जो कंबाइंड फॉर्म में है उस मेटल की कंबाइंड फॉर्म को हम निकालेंगे। तो जो मेटल की कंबाइंड फॉर्म है उसको मैं क्या बोल सकता हूं, मेटल कंपाउंड्स, मेटल कंपाउंड्स, ठीक है। ये मेटल कंपाउंड्स को बोला जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दिस इज मिनरल। इनको क्या बोलते हैं, मिनरल। अगर मैं इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देना चाहूं स्टूडेंट, देखिए प्रॉपर डेफिनेशन क्या बनेगी, द मेटल कंपाउंड, द मेटल कंपाउंड्स फाउंड इन अर्थ क्रस्ट, found in earth crust and which is obtained by mining process, उसको क्या बोलते हैं, the metal compound found in earth crust which is obtained by mining are called mineral। उसको क्या बोलेंगे, उसको मिनरल बोलेंगे। तो अब यहाँ पे मैंने किसका एग्जाम्पल दिया आप लोगों को, सोडियम का। तो सोडियम के ये सारे क्या है, देखो, सोडियम क्लोराइड मिनरल, सोडियम कार्बोनेट मिनरल, सोडियम सल्फेट मिनरल, सोडियम नाइट्रेट मिनरल। तो मेटल के जो भी कंबाइंड फॉर्म है जो अर्थ क्रस्ट में पाई जाती है उन सबको क्या बोलेंगे, मिनरल बोलेंगे। अब हम लोग आते हैं, ये जो प्रोसेस हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। हमको मेटल ऑब्टेन करना है। हमने कहीं पर माइनिंग प्रोसेस की तो हमको सोडियम के बहुत सारे कंपाउंड मिलेंगे, लेकिन हर कंपाउंड से हम लोग मेटल को इजीली ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं। मतलब सभी, जैसे सोडियम के सभी मिनरल से हम लोग सोडियम को नहीं निकाल सकते हैं। तो सोडियम का जो मिनरल है सोडियम क्लोराइड, दैट इज यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ सोडियम। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे मिनरल जिससे प्रॉफिटेबली, इकोनॉमिकली हम लोग मेटल को इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, दैट मिनरल इज कॉल्ड ओर। तो आपके पास देखो स्टूडेंट एक नया टर्म आ गया, दैट इज ओर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये ओर। क्या डेफिनेशन है इसकी, मिनरल, इट इज डिफाइंड एज द मिनरल फ्रॉम विच metal can be obtained profitably। मतलब ऐसा मिनरल जिससे मेटल को प्रॉफिट में निकाला जा सके। और प्रॉफिटेबली क्यों होगा, एक तो वो इजी होना चाहिए निकालना और कन्वीनियंट भी होना चाहिए, कम से कम खर्चा होना चाहिए उसमें, उसी को बोल देंगे प्रॉफिटेबली। तो देखिए मेटल, वो मेटल कंपाउंड्स, अब मेटल कंपाउंड है तो उसको क्या बोलेंगे, मिनरल। तो वो मिनरल जिससे मेटल को इजीली और कन्वीनियंटली निकाला जा सकता है, उसी मिनरल को क्या बोलते हैं, ओर। अब एक पॉइंट समझिए बहुत इंपॉर्टेंट, ये सब के सब मिनरल हैं,
सोडियम के जितने भी कंपाउंड हैं वो सबके सब क्या हैं, मिनरल हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जा रहे हैं या समुद्रों में पाए जा रहे हैं। ठीक है, तो ये जो सोडियम क्लोराइड है, इंपोर्टेंटली पर्टिकुलरली सोडियम क्लोराइड, इसको यूज किया जाता है सोडियम को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। तो ये सोडियम क्लोराइड मिनरल से सोडियम को इजीली ऑब्टेन कर सकते हैं, तो ये क्या बन गया, सोडियम का ओर बन गया। इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल दी ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके लिए निकल कर आ रहा है, और वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं यहां लिख देता हूं एक बॉक्स में। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखो, ऑल ओर्स आर मिनरल्स, ठीक है, बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, आप लोगों को ये याद रखना है। तो अभी हमने क्या सीखा है कि मेटल कहाँ पाए जाते हैं, अर्थ क्रस्ट में पाए जाते हैं, मेटल की कंबाइंड फॉर्म में पाए जाते हैं ये, ठीक। और दूसरा था इन विच फॉर्म, तो हमने बता दिया कि जो मेटल हाईली रिएक्टिविटी शो करते हैं या मिडिल रिएक्टिविटी शो करते हैं वो कंबाइंड फॉर्म में, और जो हमारे पास सिल्वर है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, ये फ्री फॉर्म में या नेटिव फॉर्म में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, तो हमारे पास एक टर्म आया मिनरल और फिर आया ओर। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल क्या है, ये एक प्रोसेस है, इट इज डिफाइंड एज द प्रोसेस बाई विच मेटल कैन बी फाइंड आउट, मेटल कैन बी ऑब्टेन्ड। तो इस पूरी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। ठीक है, इसको अब हम लोग डिटेल में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल को मतलब उस प्रोसेस को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जिसके द्वारा हम लोग मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो देखिए, मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को एक कॉमन प्रोसेस बताता हूँ, कॉमन मेथड बताता हूँ जिसके द्वारा हम लोग मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का मेटल हो। अब देखिए, सबसे पहले क्या होता है, हम लोग करते हैं माइनिंग। ठीक है जी, हम लोगों ने माइनिंग की, मतलब जहां पर मेटल के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी है वहां पर खुदाई करना स्टार्ट कर दिया, माइनिंग हुई। माइनिंग में हमको मिल गया ओर। देखिए, मेटल के कंपाउंड्स को मिनरल्स बोलते हैं, और जिस मिनरल से मेटल को ऑब्टेन किया जा सकता है उसको बोलते हैं ओर। अब ओर में क्या होता है, देखो, ओर में मेटल कंपाउंड तो है ही, मेटल कंपाउंड तो है ही, साथ में क्या होगा, साथ में इंप्योरिटी भी होगी, साथ में इंप्योरिटी भी होगी। इंप्योरिटी किसकी होगी, इंप्योरिटी में धूल हो सकती है ना, राख हो सकती है, कंकड़ हो सकते हैं, तो इन सब को मिला के बोलते हैं इंप्योरिटी, और इसका एक नाम है, इसको बोलते हैं गैंग पार्टिकल्स। तो हम क्या करते हैं, देखो, हमने खुदाई की, खुदाई में हमको ओर मिला, और ओर के साथ साथ, भाई ओर क्या है, एक मेटल कंपाउंड्स है, हमें मेटल कंपाउंड के साथ साथ कुछ इंप्योरिटी भी मिली है, उस इंप्योरिटी को क्या बोलते हैं, गैंग बोलते हैं। ठीक, हम गैंग की डेफिनेशन लिखेंगे, उससे बाद में पढ़ेंगे उसको। अब आइए तीसरे स्टेप पे, जब हमको ये मेटल कंपाउंड मिल गया है इंप्योरिटी के साथ, तो हम क्या करेंगे, इन इंप्योरिटी को जितना पॉसिबल होगा हम लोग हटाने की कोशिश करेंगे। तो यहां पर एक स्टेप बनता है, दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ ओर, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अब समझिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब क्या है। देखिए, मैं बहुत ही सिंपल तरीके से, पॉइंट वाइज तरीके से बता रहा हूँ। एक बार अगर आप लोग ठीक से पढ़ लेंगे, इस वीडियो को वॉच कर लेंगे, तो रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो कंसंट्रेशन ऑफ ओर में क्या मतलब है कि मेरे पास ओर में जो इम्प्योरिटी मैं ईजिली निकाल सकता हूँ, जैसे ओर में धूल मिट्टी कंकड़ है, इसको हम लोग फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं, हम लोग इसको हाइड्रोलिक वॉशिंग से अलग कर सकते हैं। मान लीजिए कोई ऐसी इंप्योरिटी है जो मैग्नेटिज्म शो कर रही है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन से अलग कर सकते हैं। तो इस तीसरे स्टेप को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और हम लोग इस कंसंट्रेशन ऑफ ओर में कौन कौन से मेथड यूज कर सकते हैं, हम लोग कर सकते हैं हाइड्रोलिक वॉशिंग। मतलब क्या हुआ कि हमने उस ओर को पानी में धो दिया। अब पानी में धोने से क्या होगा कि जो इम्प्योरिटी हल्की होगी वो बह जाएगी, और जो ओर हमारे पास जो हमें चाहिए वो कैसा है, वो भारी है, वो बैठ जाएगा, और जो इम्प्योरिटी हल्की है वो बह जाएगी। हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग मैग्नेटिक सेपरेशन भी कर सकते हैं। अच्छा, ये सब चीज़ें डिटेल में आएंगी आप लोगों के 12th क्लास में। अभी मैं केवल आप लोगों को सीक्वेंस बता रहा हूँ कि कंसंट्रेशन ऑफ ओर का मतलब है ओर में से इम्प्योरिटी को हटाना, फिजिकल मेथड से हटा देना। मैग्नेटिक सेपरेशन मतलब हमारे पास जो ओर है, हम लोग उसके ऊपर मैग्नेट को ऐसे घुमाएंगे, तो जो भी इम्प्योरिटी
जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होगी वो इम्प्योरिटी सेपरेट हो जाएगी। ऐसा भी हो सकता है कि और अट्रैक्ट हो जाए तो इम्प्योरिटी नीचे रह जाएगी और जो है वो मैग्नेट के साथ स्टिक कर जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पर सिंपल फिजिकल सेपरेशन कर सकते हैं। मतलब मान लीजिए फिजिकल सेपरेशन में क्या होगा, देखो कि मिट्टी के बहुत बड़े बड़े डेले हैं, हम लोग इनको अपने हाथों से पिक कर सकते हैं, हैंड पिकिंग कर सकते हैं, या हमने एक छलना लिया उससे हम छान सकते हैं। तो फिजिकल सेपरेशन या फिजिकल फिल्ट्रेशन मोटे मोटे जो कंकड़ हैं या डेले हैं या मिट्टी है उसको हम लोग कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि हम लोग हैंड पिकिंग से भी सेपरेट कर सकते हैं, हैंड पिकिंग। चलिए अब देखिए आप लोग, एक और इम्पोर्टेंट मेथड आता है यहाँ पर, फ्रोथ फ्लोटेशन मेथड। ये पढ़ेंगे हम लोग 12th क्लास में बहुत डिटेल में, फ्रोथ फ्लोटेशन। तो देखिए तीसरा स्टेप था कंसंट्रेशन ऑफ ओर। अच्छा, इसी कंसंट्रेशन ऑफ ओर को बोला जाता है, इसको बोला जाता है ड्रेसिंग ऑफ ओर, ड्रेसिंग ऑफ ओर, या इसको बोलते हैं एनरिचमेंट ऑफ ओर, एनरिचमेंट ऑफ ओर। ठीक है, और भी बहुत सारे नाम है, बेनिफिसिएशन ऑफ ओर, पल्वराइजेशन ऑफ ओर, हमारे लिए इतने बहुत हैं। हमने माइनिंग की, हमको ओर मिल गया, ओर के साथ में इम्प्योरिटी मिली है, हम उस इम्प्योरिटी को अलग करेंगे कौन से स्टेप में, थर्ड स्टेप में। दैट स्टेप इज नोन एज कंसंट्रेशन ऑफ ओर। चलिए अब आते हैं हम लोग फोर्थ स्टेप पे। अब फोर्थ स्टेप में क्या होगा कि मेरे पास मुझको क्या मिल गया, मुझको कंसंट्रेटेड ओर मिल गया, कंसंट्रेटेड ओर। मतलब अब इसमें जो फिजिकल इम्प्योरिटी थी जिसको हम लोग सेपरेट कर चुके हैं वो अब इसमें नहीं है, इसको बोलते हैं कंसंट्रेटेड ओर। चलिए अब एक पॉइंट समझिए आप लोग कि ये जो ओर है, ये ओर हम लोग दो कैटेगरी में बांटते हैं। एक होते हैं सल्फाइड ओर, सल्फाइड ओर, और एक होते हैं कार्बोनेट ओर। अब इनको समझ लीजिए, मतलब मेटल अगर सल्फर के साथ रिएक्शन, सल्फर के साथ कंबाइंड फॉर्म में पाया जा रहा है, मैं एक एग्जांपल भी दूंगा आपको। जैसे मान लो मेरे पास जिंक है, अगर जिंक सल्फर के साथ कंबाइंड करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फाइड। मान लीजिए मेरे पास ये जिंक ही है और ये कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो किस फॉर्म में पाया जाएगा, जिंक कार्बोनेट की फॉर्म में। ठीक है, तो जो ओर है हमारे पास वो सल्फाइड ओर हो सकते हैं या कार्बोनेट ओर हो सकते हैं। तो हमें ये फोर्थ स्टेप में क्या करना है, हमें इस कंसंट्रेटेड ओर को कन्वर्ट करना है मेटल ऑक्साइड में। मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट किस में करना है, मेटल ऑक्साइड में। कैसे करेंगे, हम लोग हीट करेंगे, जो हमारे पास कंसंट्रेटेड ओर आया है उसको मेटल ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे इन फोर्थ स्टेप। कैसे, हीट के द्वारा। अब यहाँ पर दो प्रोसेस बनती हैं। अगर ये सल्फाइड ओर है तो हम लोग करते हैं रोस्टिंग। क्या करते हैं हम लोग, रोस्टिंग। रोस्टिंग में क्या होता है, देखो स्टूडेंट, हम लोग ऑक्सीजन की एक्सिस में उस कंसंट्रेटेड ओर को हीट कर देते हैं। जैसे मेरे पास ZnS है, मैं इसे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही हीट कर दूंगा तो मुझको मिल जाएगा जिंक ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मेरे पास कार्बोनेट ओर है तो मैं कौन सी प्रोसेस यूज करता हूं, मैं यूज करता हूं कैल्सिनेशन। यहां पर देखो, यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, यहां पर ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगी। हम लोग सिंपल इनको हीट कर देंगे, हम लोग कार्बोनेट ओर को हीट करेंगे और हमको क्या मिल जाएगा, ZnO प्लस CO2। अब समझिए आप लोग दोबारा से, तीसरे स्टेप में हमने ओर को कंसंट्रेट किया है, फोर्थ स्टेप में जो कंसंट्रेटेड ओर मिला है हमें उसको हीट करना है। हीट करने से क्या होगा, हमें मेटल ऑक्साइड मिलेगा। ठीक है, अब हीट करने के दो तरीके हैं, एक है रोस्टिंग। तो देखो, द हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड रोस्टिंग। द हीटिंग ऑफ कार्बोनेट ओर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कैल्सिनेशन। समझ में आया चौथा स्टेप। अब क्या करते हैं, देखो हमारे पास है फिफ्थ स्टेप। हमारे पास क्या है, फिफ्थ स्टेप। इसमें क्या करते हैं हम लोग करते हैं रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड, रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल। हम लोग फिफ्थ स्टेप में जो हमको मेटल ऑक्साइड मिल गया है, जैसे मुझे क्या मिल गया है यहाँ पर, मुझे ZnO मिल गया है।
चौथे स्टेप में क्या मिल गया, जिंक ऑक्साइड मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे, किसके साथ में, कार्बन के साथ में। हम लोग इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन हम लोग जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस कर देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, हमको Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड मिल जाएगी। यहाँ पे मुझको क्या मिल गया, जिंक मिल गया। ये जिंक कैसा है, अभी क्रूड मेटल है। क्रूड मेटल मतलब अभी भी इसमें इम्प्योरिटी मिली हुई है। फिर हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे सिक्स्थ स्टेप। हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल। रिफाइनिंग ऑफ क्रूड मेटल मतलब मुझको जो जिंक मिला है क्रूड फॉर्म में, क्रूड का मतलब होता है कच्चा, मतलब अभी भी इसमें इम्प्योरिटी है। तो मुझे जिंक क्रूड मेटल से क्या चाहिए, मुझको एकदम प्योर, अल्ट्रा प्योर जिंक चाहिए। तो वो होता है सिक्स्थ स्टेप में, जिसको क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग। और इस रिफाइनिंग के बहुत सारे मेथड होते हैं जो 12th क्लास में पढ़ेंगे आप लोग। यहाँ पर एक ही मेथड है आप लोगों के यहाँ पर 10th क्लास में, उस मेथड का नाम है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब देखिए स्टूडेंट, देखिए मेरे वीडियोस में मैं जो वीडियो क्लासेस आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं शॉर्टकट या शॉर्ट ट्रिक पे कोई बिलीव नहीं करता हूँ। आप लोग अच्छे से समझ के करिए। शॉर्टकट से या शॉर्ट ट्रिक से आप लोग केवल शॉर्ट टर्म के लिए याद रख सकते हैं। अगर आपको देखिए 10th में अच्छा स्कोर करना है तो आपको एक तो राइटिंग हैबिट होनी चाहिए, उसके साथ में आप लोगों को टॉपिक की भी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ताकि क्वेश्चन कैसे भी घुमा दिया जाए आप लोग उसमें कभी भी कंफ्यूज ना हो। अब समझिए, ये जो मैंने आपको मेथड बताया है, ये जो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस बताई है, ये एवरेज मतलब सभी मेटल्स के लिए है लगभग, लेकिन हर मेटल के साथ इसमें कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन होगा। अब समझिए दोबारा से, हमें मेटल का एक्सट्रैक्शन करना है। सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, हमको माइनिंग करनी चाहिए। अब दूसरा स्टेप, माइनिंग के बाद हमें जो ओर मिला है, ठीक है, उस ओर की क्रशिंग होगी, ग्राइंडिंग होगी, मतलब जो ओर मिला है, मिट्टी के डेले मिले हैं उसके अंदर ओर है, तो हमें उसको क्रश कर देना चाहिए, एकदम पाउडर फॉर्म कर देनी चाहिए। अब उस पाउडर फॉर्म में जो मेटल ओर है उसके साथ इम्प्योरिटी शामिल है, उस इम्प्योरिटी को हटाने के लिए हम लोग तीसरा स्टेप करते हैं, कंसंट्रेशन ऑफ ओर। और उस कंसंट्रेशन ऑफ ओर के ये सारे मेथड हैं जो आपके यहाँ पर नहीं है। मैंने सीक्वेंस बनाने के लिए ये सारी चीज़ें बताई हैं। तो हमें तीसरे स्टेप में कंसंट्रेशन ऑफ ओर जो हमने किया है, हमको मिल गया कंसंट्रेटेड ओर। अब उस कंसंट्रेटेड ओर को हमें किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में, ठीक है। कंसंट्रेटेड ओर को किस में कन्वर्ट करना है, मेटल ऑक्साइड में। अब हम लोग ये मेटल ऑक्साइड कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हीट। और हीट की दो प्रोसेस है, या तो रोस्टिंग करनी है हमको या कैल्सिनेशन करना है। रोस्टिंग किसके लिए होगी, जो सल्फाइड ओर्स होते हैं, और कैल्सिनेशन किसके लिए होगा, जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं। तो यहाँ से मेरे पास ये मेथड आ गया। अब जो फिफ्थ स्टेप है, मुझको जो मेटल ऑक्साइड मिला है मुझे उसको रिड्यूस करना है। अब एक बात समझिए आप लोग, जब हमको रिड्यूस करना ही था तो हमने मेटल ऑक्साइड बनाया क्यों, उसका कारण समझिए। ये क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना आसान है बजाय किसी और फॉर्म के। अगर मैं डायरेक्ट जिंक सल्फाइड को रिड्यूस करूं तो इट इज़ क्वाइट डिफिकल्ट, बजाय अगर मैं जिंक ऑक्साइड को रिड्यूस करूंगा तो इट इज़ क्वाइट ईजी। तो हमें जो हमारे पास जो मेटल ऑक्साइड आया है उसको रिड्यूस करना आसान है, इसीलिए हमने मेटल ऑक्साइड बनाया था फोर्थ स्टेप में। अब फिफ्थ स्टेप में मेरे को मिल गया जिंक, मिल गया, क्रूड मेटल मिल गया। अब इस क्रूड मेटल को मैं क्या करूंगा, अल्ट्रा प्योर करने के लिए रिफाइनिंग मेथड अपनाऊंगा। और एक रिफाइनिंग मेथड आप लोगों के यहाँ पर है, 12th क्लास में ये बहुत डिटेल में है। एक मेथड है आपके पास, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। अब समझिए आप लोग कि यहाँ पर अगर मेटल हाई रिएक्टिविटी के हैं तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन करना है, लो रिएक्टिविटी के हैं तो क्या करना है, और वेरी लो रिएक्टिविटी के हैं तो क्या करना है, उसको मैं आपको सामने अभी एक टेबल से बता देता हूं और फिर हम लोग आगे की चीज़ें डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि रिडक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन इज नोन एज स्मेल्टिंग। ये 1 मार्क्स में डेफिनेशन बन जाती है। क्या बोलते हैं इसको, स्मेल्टिंग बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। अब हम लोग अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से एक्सट्रैक्शन को पढ़ते हैं। पहला मैं आपको बताता हूं, पहला है मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी।
मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी। इसमें कौन कौन से मेटल्स आते हैं? इसमें है पोटेशियम, इसमें है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ठीक है, ये सब आते हैं। फिर हम लोग पढ़ते हैं मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी। और फिर हम लोग पढ़ते हैं दैट इज मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी, मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब इसको समझिए आप लोग, देखो जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं, मैंने एग्जाम्पल लिखा है, मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी में क्या क्या आ जाएंगे? यहां पर Zn, यहां पर लेड और कॉपर भी इसमें आता है। और हम लोग कॉपर को लो रिएक्टिविटी वाले में भी रख सकते हैं। तो मैं भी क्या करता हूं, देखिए, एक तो हमको पता है कि सिल्वर, प्लेटिनम और गोल्ड ये बहुत लो रिएक्टिविटी वाले हैं, और साथ में कॉपर और मरकरी ऐसे मेटल हैं जिसको मिडिल रिएक्टिविटी में रख देते हैं कभी कभी, और कभी कभी लो रिएक्टिविटी में भी रख देते हैं। तो इन दोनों मेटल के नीचे मैं कर देता हूं अंडरलाइन। अब समझिए आप लोग, हमारे पास जो हाई रिएक्टिविटी मेटल्स हैं, हम लोग इनके लिए कंसंट्रेशन ऑफ ओर हमने जो किया है, देखो सबसे पहला स्टेप क्या है एक्सट्रैक्शन का, हमको करनी है माइनिंग। दूसरा स्टेप क्या है कि हमें उसको कंसंट्रेट करना है, हमें उस जो ओर मिला है उसको कंसंट्रेट फॉर्म में लाना है, हमको फिजिकल मेथड से उन इम्प्योरिटीज़ को अलग करना है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि ये इतने रिएक्टिव मेटल हैं कि हम लोग इनको रिड्यूस नहीं कर सकते। अगर ये मान लीजिए मेटल ऑक्साइड बना भी दिए गए, जैसे हमने देखा था स्टेप 4 में हम लोग क्या बना रहे थे, इसको मेटल ऑक्साइड बना रहे थे। अगर हमने इनको मेटल ऑक्साइड बना भी दिया तो हम लोग इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। एक बात आपको दोबारा से बताता हूँ, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, और उस रिएक्टिविटी सीरीज में ये भी पढ़ा था कि जो मेटल ऊपर हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, जो हाइड्रोजन से ऊपर मेटल हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव हैं, और जो हाइड्रोजन से नीचे वाले मेटल हैं वो लेस रिएक्टिव हैं। ऊपर वाले मेटल जो हैं वो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकालते हैं नीचे वाले मेटल के कंपैरिजन में। तो हम लोग जो ऊपर वाले मेटल हैं वो पर्टिकुलरली ये 5 मेटल जो हैं ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हैं, हम इनको सिंपल किसी कार्बन कंपाउंड से रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो हाई रिएक्टिव मेटल के लिए हम लोग जो मेथड यूज़ करते हैं, जो एक्सट्रैक्शन मेथड यूज़ करते हैं, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। कौन सा मेथड है वो है इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा कि मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी आर ऑब्टेन्ड बाय विच मेथड, तो बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। समझिए, मान लीजिए मेरे पास है मोल्टन NaCl, मोल्टन सोडियम क्लोराइड। मोल्टन का मतलब क्या है कि सोडियम क्लोराइड है और हमने उसका टेम्परेचर बढ़ा दिया है, हमने इतना टेम्परेचर कर दिया है कि वो पिघल गया है, मतलब सोडियम आयन अलग है और क्लोराइड आयन अलग है। हमने क्या किया, देखो अब हमने लिया एक बीकर और बीकर में रख दिया मोल्टन सोडियम क्लोराइड। ये रहा, ये मोल्टन सोडियम क्लोराइड है, मतलब Na+ और ये Cl-। हमने यहाँ पर लगा दी एक बैटरी, और बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल से हमने यहाँ पर जोड़ दिया एनोड और कैथोड को। जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज कैथोड। ठीक है जी, तो जो एनोड है वो पॉजिटिव है। अब आप लोग देखिए, ये जो मेरे पास आयन है सोडियम आयन, ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा कैथोड पर। कहाँ जाएगा, कैथोड पर, क्योंकि कैथोड कैसा है, नेगेटिव। अच्छा, जो नेगेटिवली चार्ज है वो जाते हैं पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर, और जो पॉजिटिवली चार्ज है वो कहाँ पर जाते हैं, नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड पर। कैथोड पर क्या होगा भाई, कैथोड पर होगा रिडक्शन। हम लोग जानते हैं गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड रिडक्शन। जो पहला वाला चैप्टर पढ़ा है हम लोगों ने, वहाँ पर जाकर आप लोग वो वीडियो देख सकते हैं। तो यहाँ पर सोडियम 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा तो आपको क्या मिल जाएगा, सोडियम मेटल मिल जाएगा। तो जो मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी के हम लोग किस मेथड से ऑब्टेन करते हैं, बाय इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन मेथड। अब मैं आता हूँ यहाँ पर इस पे मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी। अब यहाँ समझिए,
जैसे मान लीजिए मेरे पास है HgS, मर्क्यूरिक सल्फाइड, ठीक। ये जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिव, मैंने आपको बताया था कि कॉपर और मरकरी को हम लोग मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी की कैटेगरी में भी रखते हैं। अगर मैं इसको हीट करूं, अगर मैं इसको हीट करता हूं, सिंपल हम लोग डायरेक्ट इनको हीट कर सकते हैं, तो यहां पर मुझको मिल जाएगा HgO प्लस SO2। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मैं इसको सीधे सीधे हीट करूंगा। अब ये जो HgO है इसको फर्दर हीट कर दीजिए, तो आपको यहाँ पे मिल जाएगा सिंपल मरकरी। मतलब जो मेटल्स ऑफ लो रिएक्टिविटी वाले हैं, हम लोग सीधे सीधे बाई डिकम्पोजिशन मेथड हम लोग उनसे मेटल को ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो मेटल है वो कैसा होगा, ये क्रूड मेटल होगा। कैसा मेटल, क्रूड मेटल। अभी भी इसमें हो सकता है कुछ और इम्प्योरिटी मिली हो। ऐसे मान लो मेरे पास Cu2S है, मैं इसको हीट करूंगा ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, रोस्टिंग प्रोसेस बोल रहे हैं हम लोग इसको, ये बन जाएगा Cu2O। फर्दर हीट करूंगा तो मुझको मिल जाएगा कॉपर। किस फॉर्म में, मुझको क्रूड मेटल की फॉर्म में ये मेटल, ये कॉपर मेटल मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग ये मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी पर, ठीक। हमने माइनिंग की, हमको ओर मिल गया, ओर की कंसंट्रेशन कर दी। कंसंट्रेशन के बाद हमने देखा कि ये जो ओर हैं वो दो प्रकार के हैं, या तो सल्फाइड ओर है, ठीक है, या कार्बोनेट ओर है। सल्फाइड ओर या कार्बोनेट ओर। जो सल्फाइड ओर है, सल्फाइड ओर के साथ कौन सी प्रोसेस की जाती है, रोस्टिंग की जाती है, ठीक है। कार्बोनेट ओर के साथ क्या किया जाता है, कैल्शिनेशन किया जाता है। सीधी सी बात, कैल्शिनेशन द हीटिंग ऑफ कंसंट्रेटेड ओर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नोन एज कैल्शिनेशन। इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीट करना, दैट इज रोस्टिंग, ठीक है जी। तो यहाँ पर मुझको क्या मिल जाते हैं, मुझको मिल जाते हैं मेटल ऑक्साइड। यहाँ भी क्या मिल जाएगा मुझको, मेटल ऑक्साइड। अब हमें क्या करना है, मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करना है। मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस करने के लिए मैंने क्या यूज़ किया था, कार्बन। अगर मैं कार्बन यूज़ करता हूँ तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, स्मेल्टिंग। क्या बोल देते हैं, स्मेल्टिंग। और जो मेरे को मेटल यहाँ मिलेगा वो भी कैसा मेटल होगा, वो क्रूड मेटल होगा, उसमें अभी भी और इम्प्योरिटी शामिल होंगी। अच्छा, मेटल्स ऑफ मिडिल रिएक्टिविटी में एक तो रिडक्शन मेथड से हम लोग क्रूड मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं, एक और है मेथड। अब समझिए, हम लोग मेटल ऑक्साइड तक पहुंच चुके हैं, हमने रिडक्शन किया किसके द्वारा, कार्बन के द्वारा। उस प्रोसेस को क्या बोला हमने, स्मेल्टिंग। हमको क्या मिल गया, क्रूड मेटल मिल गया। अच्छा, रिडक्शन के अलावा एक और अल्टरनेटिव है हमारे पास। वो अल्टरनेटिव मेथड क्या है, देखिए मैं इसको यहाँ पर डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक तो तरीका था, देखो मेरे पास आ गया मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड, ठीक। मैंने क्या किया, मेटल ऑक्साइड को, मैंने मेटल ऑक्साइड को रिड्यूस कर दिया। रिड्यूस कर दिया किसके साथ, मैंने कार्बन के साथ इसको रिड्यूस कर दिया। तो उसको क्या बोला मैंने, स्मेल्टिंग। एक और तरीका है कि मैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यूज कर सकता हूँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखिए स्टूडेंट, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस। आपको ये डिटेल में पढ़ना पड़ेगा अगर अच्छी समझ बनाना चाहते हैं। आप लोग 10th के साथ NTSE का एग्ज़ाम देना चाहते हैं, कहीं 11th क्लास में बहुत अच्छे कॉलेज में, स्कूल में जाना चाहते हैं, तो आप लोगों को ये सब अच्छे से समझना होगा, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है हमने डिस्कस किया है इन द फर्स्ट चैप्टर। मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस द लेस रिएक्टिव मेटल। मान लीजिए मेरे पास है Fe2O3, ठीक है। मेरे पास जो मेटल ऑक्साइड है वो Fe2O3 है। मैं इसकी रिएक्शन करा दूंगा एल्युमिनियम के साथ में, तो क्या होगा, देखिए एल्युमिनियम इज मोर रिएक्टिव। एल्युमिनियम जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है, क्योंकि एल्युमिनियम हाई रिएक्टिव सीरीज में आ रहा है और ये मिडिल रिएक्टिव में आ रहा है। तो ये जो मोर रिएक्टिव है, इट विल डिस्प्लेस द आयरन। तो क्या बन जाएगा, Al2O3, और आयरन बाहर डिस्प्लेस हो जाएगा और साथ में बहुत सारी हीट निकलेगी, बहुत सारी हीट निकलेगी। और ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसको बोलते हैं थर्माइट रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, थर्माइट रिएक्शन। कहाँ यूज होती है, रेलवे ट्रैक को वेल्डिंग करने के लिए हम लोग इस रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं।
आपने देखा होगा रेलवे ट्रैक बीच में क्रैक हो जाते हैं तो हम लोग इसी रिएक्शन का इस्तेमाल वहां पर करते हैं। ठीक है, तो ये डिस्प्ले देखो, मेटल ऑक्साइड से यहां पर मुझको क्या मिल गया, ये मिल गया क्रूड मेटल। या तो रिडक्शन कर दो इसका या डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कर दो। तो हम लोग समटाइम वी यूज रिडक्शन मेथड, समटाइम वी यूज डिस्प्लेसमेंट मेथड। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को कहीं भी कोई डाउट आए वीडियो को पॉज करिए, थोड़ा सा बैक जाइए, दोबारा से वीडियो को देखिए। बहुत तरीके से एक भी पॉइंट आप लोग यहाँ से मिस नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए तो हम लोग कहाँ तक पहुँच चुके हैं, क्रूड मेटल तक हम लोग पहुँच चुके हैं। अब हम लोगों को जो क्रूड मेटल मिला है उसको क्या करना है, उसको अल्ट्रा प्योर करना है। तो अल्ट्रा प्योर का एक मेथड है बस आपके यहाँ, दैट इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखिए स्टूडेंट, हमारे पास आ चुका है क्रूड मेटल। अब इस क्रूड मेटल से हमको क्या ऑब्टेन करना है, प्योर मेटल। इस प्योर मेटल को ऑब्टेन करने के लिए आपके यहाँ पर केवल एक मेथड है, दैट मेथड इज इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। देखिए आपके एनसीईआरटी का सारे क्वेश्चन मेरे नोट्स में आपको मिल जाएंगे, सारे क्वेश्चन, एक भी क्वेश्चन इन टेक्स्ट का क्वेश्चन ले लो, चाहे आप किसी भी एक्सरसाइज किसी बाहर रिफ्रेशर का क्वेश्चन ले लो, कोई भी क्वेश्चन आपसे मिस नहीं हो सकता है इफ़ यू वॉच दिस वीडियो सिंसियरली। तो देखिए इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड क्लास में, वो देखिए क्या है। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास एक बैटरी है, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। जो पॉजिटिव टर्मिनल है दैट इज एनोड, जो नेगेटिव टर्मिनल है दैट इज कैथोड। ठीक है, अब मान लीजिए मेरे पास कॉपर है, मुझे कॉपर की क्रूड फॉर्म मिल चुकी है और मुझे कॉपर से प्योर मेटल ऑब्टेन करना है। तो जो कॉपर की इम्प्योर मेटल, जो मेरे पास क्रूड मेटल आया है, उसको तो मैं बना दूंगा एनोड। उसको क्या बना दूंगा मैं, एनोड बना दूंगा, दैट इज इम्प्योर कॉपर रॉड। ठीक है, और जो मेरे पास प्योर मेटल पहले से कॉपर की रॉड होगी, प्योर कॉपर रॉड, प्योर कॉपर रॉड, इसको मैं बना दूंगा कैथोड। याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि एनोड किसका बना होता है, इम्प्योर कॉपर रॉड का बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, प्योर कॉपर रॉड। मैं एक कॉपर का एग्जाम्पल लिया है, आप लोग कोई जनरल ले सकते हैं। तो जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड बनती है, जो प्योर मेटल है वो कैथोड बनती है। और हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं कोई इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या है, सीधा सा ऐसा सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है। अब क्या होगा देखिए, ये जो एनोड है ये इम्प्योर कॉपर की बनी हुई है। फॉर पर्टिकुलर एग्जाम्पल हम मेटल भी ले सकते हैं। तो यहाँ से जो कॉपर का हिस्सा होगा या जो प्योर मेटल होगी, प्योर मेटल के साथ में इम्प्योरिटी शामिल है तभी तो उसको इम्प्योर बोला गया है। तो जो प्योर मेटल होगी इट विल गेट ऑक्सीडाइज। हमेशा एक पॉइंट आपको याद रखना है, एनोड पर होता है ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है, ऑक्सीडेशन का मतलब है लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, लूजिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। कैथोड पर क्या होगा, कैथोड पर हमेशा याद रखेंगे रिडक्शन होगा, और रिडक्शन का मतलब क्या है, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां से जो प्योर कॉपर है इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड फॉर्म Cu+2। और Cu+2 कहाँ आ गया, सॉल्यूशन में। इस पूरे सॉल्यूशन में Cu+2 आ गया। अब ये Cu+2 कहाँ जाएगा, नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड पर। तो एट कैथोड क्या होने वाला है, एट कैथोड Cu+2 विल टेक 2 इलेक्ट्रॉन एंड विल फॉर्म कॉपर सॉलिड। तो यहाँ कॉपर आयन यहाँ पे डिपॉजिट हो जाएंगे कॉपर के कैथोड के ऊपर, जो पहले से ही प्योर कॉपर रॉड है। तो हम लोग इस कॉपर रॉड को यहाँ से निकाल लेंगे और उसके ऊपर जो कॉपर जमा हो गया है उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। हम लोग दूसरी मेटल की दूसरा कॉपर ले लेंगे यहाँ पर, उससे फिर प्योर कॉपर निकाल लेंगे। तो हम लोग कंटिन्यूस इस प्रोसेस को यूज़ कर सकते हैं। तो क्या किया हम लोगों ने, एक समरी बताता हूँ। हमारे पास जो इम्प्योर मेटल है वो एनोड, पहले से जो प्योर मेटल की रॉड है वो कैथोड। मैंने एक एग्जाम्पल लिया यहाँ पर कॉपर का। तो जो कॉपर वाला पार्ट है इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीडाइज्ड होकर ये कॉपर आयन कहाँ पर आ गए, सॉल्यूशन में। ये कॉपर आयन कैथोड पर जाकर क्या करेंगे, रिडक्शन, दे विल गेन इलेक्ट्रॉन, और रिड्यूस होकर इसी कॉपर रॉड के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे।
जिससे कि प्योर कॉपर मेटल जो रॉड है हमारे पास उसके ऊपर मेटल का ही डिपोजिशन हो जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग बाई विच वी ऑब्टेन प्योर मेटल फ्रॉम दी क्रूड मेटल। अच्छा, केवल यही मेथड नहीं है जिससे हम लोग प्योर मेटल ऑब्टेन कर सकते हैं। 12th क्लास में बहुत सारे मेथड है, हम लोग पढ़ेंगे जब 12th क्लास में पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये कंप्लीट हुआ हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, ठीक है। अब हम लोग इसमें एक थोड़े सा पॉइंट में आपको रिएक्टिविटी सीरीज का और क्लियर करता हूं। तो रिएक्टिविटी सीरीज में एक चीज़ क्या याद रखनी है आपको, देखो मैं एक बार बता देता हूं दोबारा से। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लेटिनम और ये गोल्ड। आप लोग इसको याद करने की बहुत सारी ट्रिक भी बना सकते हैं। जैसे कैसे बना सकते हैं, देखो अगर आप लोग थोड़ा सा इस रिएक्टिविटी सीरीज को थोड़ा सा ब्रॉड करें तो पोटेशियम से पहले आता है लिथियम। हमने मतलब शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए ये लिथियम यहाँ पे मैंने लिख दिया है। तो देखो हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ली के ना से काका ने मांगा अलमारी जमीन फ्रिज, ठीक है, नहीं तो शादी। हम लोग कुछ चीजें अपने आप से भी जोड़ेंगे शॉर्ट ट्रिक बनाने के लिए। पोस्टपोन है, ठीक है। फिर ये आ जाएगा, देखो CHAPA, ये बन गया CHAPA, इसको बोलते हैं छापा। तो मतलब जब दहेज मांगोगे तो सीधी सी बात है छापा भी पड़ेगा। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आप लोग अगर नहीं याद हो पाए रिएक्टिविटी सीरीज तो आप लोग इससे याद रख सकते हैं, और बार बार जब आप लोग वीडियो देखेंगे तो डेफिनेटली आप लोगों को ये याद भी हो जाएगी। देखिए जो हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल हैं, ये ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। हमेशा याद रखना, रिएक्टिविटी सीरीज में जो ऊपर मेटल है वो ज़्यादा रिएक्टिव है और जो नीचे मेटल है वो लेस रिएक्टिव है। तो ऊपर वाले मेटल इलेक्ट्रॉन देंगे नीचे वाले मेटल को। नीचे वाले मेटल का मतलब है हाइड्रोजन से नीचे वाले को, सीधी सी बात है। अब समझिए, जो मेटल लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, ऐसे समझ लीजिए कि जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे आ रहे हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, मतलब वो देर से इलेक्ट्रॉन निकालते हैं। इनके जो ऑक्साइड्स होते हैं, इन ऑक्साइड्स को अगर हम लोग हीट करेंगे तो ये डिकम्पोज होकर मेटल बना देते हैं। जैसे मान लो मेरे पास मर्क्यूरिक ऑक्साइड है, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो ये टूट जाएगा Hg और यहाँ पर ऑक्सीजन में। यहीं पर अगर मेरे पास जिंक है, जिंक ऑक्साइड, अगर मैं इसको हीट करूंगा तो इट विल नॉट गेट डिकम्पोज्ड। एक पॉइंट आप लोगों को याद रखना है, जो मेटल हाइड्रोजन से नीचे आते हैं वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं, उनको हीट करने पर वो मेटल में डिसोसिएट हो जाते हैं। हाइड्रोजन से ऊपर वाले मेटल के ऑक्साइड हीट करने से डिकम्पोज नहीं होते हैं। ये किसी रिफ्रेशर में क्वेश्चन है, आपसे इसे पूछ लिया जाएगा, जिंक ऑक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड में कौन ज़्यादा स्टेबल है? तो जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है, तो जो हाइड्रोजन से ऊपर आ रहा है मेटल, उसका ऑक्साइड स्टेबल है, और जो हाइड्रोजन से नीचे आ रहा है उस मेटल का ऑक्साइड लेस स्टेबल है। हमेशा आप लोगों को ये पॉइंट याद रखना है। चलिए अब हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास कोरोजन। नेक्स्ट टॉपिक इज कोरोजन। अब ये कोरोजन क्या है? बड़ा सिंपल सा है, फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ाई था हम लोगों ने। कोरोजन का मतलब है डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। कोरोजन सिंपली मीन्स डिग्रेडेशन ऑफ मेटल। मेटल का डिग्रेडेशन हो जाना, मेटल की जो क्वालिटी है उसका खराब हो जाना। एक एक्टिविटी आप लोगों के यहाँ दी गई है, देखो उस एक्टिविटी को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ। हमने ली यहाँ पर 3 टेस्ट ट्यूब।
हमने 3 टेस्ट ट्यूब ली हैं यहाँ पर, ठीक है। और पहले में हमने यहाँ पे लिया वाटर और यहाँ इसके ऊपर हमने इसको कॉर्क से बंद कर दिया और इसमें एक लोहे की कील हम लोगों ने इसमें डाल दी है। लोहे की कील, पानी है, एयर है, हमने ऊपर से बंद कर दिया, लोहे की कील इसमें डाल दी। हम लोग देखेंगे कुछ समय बाद यहाँ पर लोहे की कील के ऊपर रस्ट जमा हो जाती है। रस्ट का मतलब है कि मेटल जो आयरन का कील है उसके ऊपर जंग लग जाती है, सीधी सी बात है, जंग लग जाती है। हमने दूसरी कंडीशन क्या ली कि हमने यहाँ पानी लिया है और वो डिस्टिल्ड वाटर लिया है। डिस्टिल्ड मतलब इसमें पानी के अलावा कोई दूसरा मिनरल या आयन प्रेजेंट नहीं है, डिस्टिल्ड वाटर है। हमने कील डाल दी है इसमें, इस तरह से कील डाल दी है एक, और हमने क्या किया, ऊपर से कॉर्क से बंद कर दिया और यहाँ इसमें तेल भी मिला दिया है। तेल, एक तो देखो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं है, मतलब एयर नहीं है, और हमने ऑयल भी मिला दिया क्योंकि अब ये कील जो है वो डायरेक्ट पानी के कांटेक्ट में नहीं है, यहाँ पे रस्ट नहीं लगती है। हमने तीसरा क्या किया, तीसरी टेस्ट ट्यूब में लोहे की कील ली और यहाँ पर इसको कॉर्क से बंद कर दिया। ना तो यहाँ पे एयर है ना यहाँ पर पानी है। हम क्या देख रहे हैं इस एक्टिविटी में कि केवल जो पहली वाली टेस्ट ट्यूब है उसमें जंग लग रही है। क्यों लग रही है? एक तो उसको पानी में जो मिनरल्स हैं वो मिल रहे हैं, प्लस एयर में जो ऑक्सीजन है वो डायरेक्ट इस लोहे के कांटेक्ट में है। तो हमारे क्या समझ में आया कि कोरोजन होने के लिए क्या क्या जरूरी है? डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल। तो आप लोग डेफिनेशन बना सकते हैं यहाँ से, इट मे बी डिफाइंड एज द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ एयर एंड मॉइस्चर। ठीक है। अब और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए, आपने देखा होगा जैसे घर में आपकी मम्मी हैं, आपकी सिस्टर हैं, वो एंकलेट पहनती हैं, पायल पहनती हैं, चांदी की पायल होती है, और वो चांदी की पायल कुछ समय बाद काली पड़ जाती है। जो सिल्वर है वो कुछ समय बाद, सिल्वर वैसे तो सफ़ेद है, चमकदार है, लेकिन कुछ समय बाद कैसी पड़ जाती है? वो काली पड़ जाती है। क्यों? क्योंकि सिल्वर कोरोजन होकर सिल्वर सल्फाइड बना देती है। ऐसे ही आपके जो मंदिर है उसमें लुटिया रखी है भगवान जी की, उसमें कॉपर की लुटिया है वो, और वो कॉपर की लुटिया थोड़े समय बाद ग्रीन हो जाती है, हरी हो जाती है। अंदर से आप झांक के देखोगे तो वो कॉपर की लुटिया कैसी हो गई है? वो हरी हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि कॉपर ने कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके क्या बना दिया? कॉपर कार्बोनेट बना दिया। ऐसे ही जो लोहा है, लोहे का कूलर लेकर आते हैं हम लोग, तो लोहे के कूलर पहले एकदम चमकदार है, सब बढ़िया चल रहा है, लेकिन कुछ समय बाद उसमें क्या हो जाता है? उसमें रस्ट लग जाती है। अब एक चीज़ समझिए आप लोग, कोरोजन ऑफ मेटल, यहाँ पे सिल्वर का कोरोजन हुआ, कॉपर का कोरोजन हुआ, आयरन का भी कोरोजन हुआ, लेकिन आयरन के कोरोजन को पर्टिकुलरली क्या बोल देते हैं? रस्टिंग बोल देते हैं। तो नाउ द टॉपिक इज प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। ठीक है, कोरोजन आप लोग समझ चुके हैं, द डिग्रेडेशन ऑफ मेटल इन द प्रेजेंस ऑफ मिनरल्स एंड एयर। कॉपर हरा हो जाता है, सिल्वर काली पड़ जाती है, और जो लोहा है, जो आयरन है, उसमें रस्ट लग जाती है, जिसका फॉर्मूला है Fe2O3। तो हम लोग अपने मेटल को कोरोड होने से कैसे बचा सकते हैं? सीधी सी बात है ये। तो देखिए, आप लोगों ने देखा होगा आपके घर में जो गार्टर लगे हुए हैं लोहे के, उन पर पेंट कर दिया जाता है ताकि रस्ट ना लगे। तो सबसे पहला मेथड क्या है? हम लोग कोरोजन से बचाने के लिए क्या करते हैं? हम लोग पेंट कर देते हैं। हम लोग ऑब्जेक्ट्स के ऊपर, मेटल ऑब्जेक्ट्स के ऊपर क्या करते हैं? पेंटिंग कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। या हम लोग ऑयलिंग करके चलते हैं, जैसे हमारी मोटरसाइकिल के पार्ट्स वगैरह होते हैं तो वहाँ पर ऑयलिंग की जाती है, या ग्रीसिंग की जाती है, ग्रीस लगा दिया जाता है। ठीक है। और तीसरा इंपॉर्टेंट मेथड है, दैट इज गैल्वेनाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है स्टूडेंट ये, गैल्वेनाइजेशन। क्या होता है ये गैल्वेनाइजेशन? हिंदी में बोलते हैं गैल्वनीकरण। गैल्वेनाइजेशन क्या है? गैल्वेनाइजेशन उसको समझिए कि हम लोग ज़्यादातर पर्टिकुलरली आयरन जो ऑब्जेक्ट्स हैं, आयरन ऑब्जेक्ट्स के ऊपर जिंक की कोटिंग कर देते हैं। किसकी कोटिंग? जिंक की कोटिंग कर देते हैं। अब जिंक आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है, तो जो आयरन का ऑब्जेक्ट है उस पर रस्ट नहीं लगेगी, जिंक कोरोड हो जाएगा। तो दैट मेथड इज नोन एज
गैल्वेनाइजेशन, या मैं क्या बोल सकता हूँ उसको, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। हम लोग आयरन को बचाना चाहते हैं तो उसकी जगह किसको सैक्रिफाइस कर दिया, हमने जिंक को सैक्रिफाइस कर दिया। जैसे आप लोग देखिए सीवर लाइन में लोहे के बड़े बड़े पाइप डाले जाते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि ज़मीन के अंदर जब पाइप डाला जाएगा तो उसको वहाँ पर मिनरल्स मिलेंगे, एयर भी मिलेगी, तो वहाँ पर वो कॉरोड होना स्टार्ट हो जाएगा, उसमें जंग लग जाएगी। तो अगले 5 से 10 साल में वो पूरे पाइप मतलब जो जंग लगकर गायब हो जाएंगे। तो क्या करते हैं, उस लोहे के पाइप के साथ साथ ऊपर जिंक की एक तार भी वहाँ पर चला दी जाती है, जिससे क्या होगा कि जिंक का कोरोजन होगा इन कंपैरिजन टू आयरन, क्योंकि आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव क्या है, जिंक है। तो दैट सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट बाय द हेल्प ऑफ जिंक इज नोन एज गैल्वेनाइजेशन। अब समझ लीजिए कि जैसे ये आयरन ऑब्जेक्ट है और मैंने यहाँ पर जिंक की कोटिंग कर दी, इसके ऊपर मैंने ये जिंक की कोटिंग कर दी, ठीक। अगर मान लो ये जिंक की कोटिंग बीच में से कहीं से ये टूट भी गई, तब भी आयरन ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई रस्ट नहीं लगने वाली है। क्यों? क्योंकि ये इन कंपैरिजन टू आयरन जिंक इज मोर रिएक्टिव, तो जिंक विल अल्टीमेटली कोरोड फर्स्ट देन आयरन। तो आयरन से पहले किसका कोरोजन होगा, जिंक का होगा। तो चाहे वो परत जो है, जो हमने प्रोटेक्शन लेयर जो बनाई है जिंक की, भले ही वो कोरोड हो जाए, भले ही वो ब्रेक हो जाए, तब भी आयरन ऑब्जेक्ट का कोरोजन नहीं होता, बिकॉज जिंक इज मोर रिएक्टिव देन आयरन। ये क्वेश्चन है आप लोगों के यहाँ रिफ्रेशर्स में, तो आप लोग इनको अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो गैल्वेनाइजेशन को मैं क्या लिख सकता हूँ, द सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन ऑफ आयरन ऑब्जेक्ट by the help of zinc is known as galvanization। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं यहाँ पर नेक्स्ट, हम लोग एलॉय बना देते हैं। क्या बना देते हैं, एलॉय बना देते हैं। उस प्रोसेस को बोलते हैं एलॉइंग। जैसे मान लीजिए मेरे पास आयरन है, आयरन में तो रस्ट हो जाएगी, जंग लग जाएगी, तो इस आयरन में मिला दिया जाता है 0.05% कार्बन। समझिए ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, और इसका होमोजीनस मिक्सचर है। तो हम लोग क्या बोल देंगे, हम लोगों को डेफिनेशन पता है एलॉय की। क्या है डेफिनेशन, द होमोजीनस मिक्सचर ऑफ मेटल मेटल या मेटल नॉन मेटल इज नोन एज एलॉय। तो यहाँ पर जो आयरन का कार्बन के साथ एलॉय बनता है उसको बोलते हैं स्टील। क्या बोलते हैं उसको, स्टील बोलते हैं। और इसमें रस्ट लगने की जो संभावना है वो प्योर आयरन से कम होती है। यहीं हम लोग कभी कभी क्या करते हैं कि आयरन के साथ क्रोमियम और निकल भी मिला देते हैं, तो हमको मिल जाता है स्टेनलेस स्टील। क्या मिल जाता है, स्टेनलेस स्टील। आजकल घरों में जो स्टील की रेलिंग बनाई जाती है ना जीने पर, वो इसी की है, स्टेनलेस स्टील की है। इसको शॉर्ट में बोलते हैं एसएस। तो क्रोमियम और निकल की चमक भी होती है और आयरन की मजबूती भी होती है। ऐसे ही कुछ और एलॉय हैं, जैसे अगर हम लोग जिंक के साथ कॉपर मिला दें तो हमको क्या मिल जाता है, ब्रास, पीतल। अगर हम लोग टिन के साथ कॉपर मिला दें तो हमको मिल जाता है ब्रॉन्ज, जिसको बोलते हैं कांसा। और अगर हम लोग टिन के साथ लेड मिला दें तो हमको मिल जाता है सोल्डर मेटल। क्या मिल जाता है, सोल्डर, जिसमें हम लोग वेल्डिंग पर्पस के लिए इसको यूज कर लेते हैं। ये सब के सब आपके एनसीईआरटी में आप लोग अच्छे से आंसर कर सकते हैं। तो जिंक, कॉपर, ब्रास, टिन एंड कॉपर, ब्रॉन्ज, टिन एंड लेड, सोल्डर, और जो वेल्डिंग पर्पस में यूज किया जाता है, ठीक। या हम लोग इसको फ्यूज वायर में भी यूज करते हैं, फ्यूज वायर बनाने के लिए, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो टिन और लेड को हम लोग फ्यूज वायर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये था एलॉय। एलॉय के द्वारा भी हम लोग प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन कर सकते हैं, ठीक है सर। अब हम लोग बढ़ते हैं, एक और इम्पोर्टेंट मेथड है, एक इम्पोर्टेंट टर्म आता है इसी चैप्टर में, दैट इज एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग क्या है, इसको समझिए। हम लोग जानते हैं कि ये जो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है, एल्युमिनियम के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयर बन जाती है ऑक्साइड की, प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड। इसको बोलते हैं Al2O3, एल्यूमिना की बन। और एल्युमिनियम के ऊपर एक बार वो प्रोटेक्शन लेयर बन गई तो फिर इसका फर्दर कोरोजन नहीं होता है। तो हम लोग जानबूझकर उस एल्युमिनियम के ऊपर ऑक्सीजन की लेयर, मतलब ऑक्साइड की लेयर बनवा देते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लेते हैं एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल,
यहाँ पर एनोड को बना देते हैं, वही जैसे मैं एल्युमिनियम का एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एल्युमिनियम, ठीक है। और यहाँ पे ले लिया हमने इलेक्ट्रोलाइट के रूप में डाइल्यूट H2SO4, और हम लोग इसका कर देते हैं भाई डेफिनेटली जब एल्युमिनियम एनोड है तो इसका क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा। तो यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 में से एनोड पर कौन सी गैस निकलेगी, ऑक्सीजन। और यहाँ इस एल्युमिनियम की रॉड के ऊपर एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर बन जाएगी, दैट इज कॉल्ड एनोडाइजिंग। द प्रोटेक्शन ऑफ एल्युमिनियम रॉड बाय द फॉर्मेशन ऑफ Al2O3 इज नोन एज एनोडाइजिंग। ये भी आप लोगों का मेटल एंड नॉन मेटल वाले चैप्टर में ही एक टॉपिक है, ठीक। तो ये बन सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एलॉय में भी एक और इम्पोर्टेंट एलॉय हम लोग पढ़ते हैं अपनी 10th क्लास में, दैट इज एलॉय ऑफ मरकरी। जैसे मैं आप लोगों को बताऊं, अगर जिंक के साथ में मरकरी का एलॉय बनाते हैं तो हम लोग इसको बोलेंगे जिंक अमलगम। क्या बोलेंगे, जिंक अमलगम। मतलब एलॉय ऑफ मरकरी विद अदर मेटल इज नोन एज अमलगम। ऐसी मान लो मेरे पास सोडियम है और सोडियम के साथ मरकरी मिला दिया तो मैं इसको बोलूँगा सोडियम अमलगम। तो 1 मार्कर क्वेश्चन ये बन सकता है, व्हाट डू यू मीन बाई अमलगम। तो द एलॉय ऑफ मरकरी विद अदर मेटल इज नोन एज अमलगम। एक पॉइंट आप लोग याद रखना कि मरकरी आयरन के साथ कभी भी एलॉय नहीं बनाती है, तो आपको कभी भी आयरन अमलगम नहीं सुनने को मिलेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। अब हम लोग एक और पॉइंट पढ़ते हैं। आप लोगों ने सुना होगा 24 कैरेट गोल्ड। तो 24 कैरेट गोल्ड का मतलब है 100% गोल्ड, मतलब कोई ऐसा ऑर्नामेंट जो 100% गोल्ड का बना हुआ है। और गोल्ड का 100% गोल्ड का जो बना हुआ ऑर्नामेंट्स होगा वो बड़ा सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा, वो मुड़ जाएगा। जैसे मान के चलो किसी ने बैंगल्स बनवाई और उसको थोड़ा सा दबाया तो वो बैंगल जो है टेढ़ी हो गई। तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, 22 कैरेट तो लेते हैं गोल्ड और बाकी के 2 कैरेट में उसमें या तो सिल्वर मिला दी जाती है या कॉपर मिला दी जाती है। तो एक तरह से ये भी एलॉय है। हम लोग जो ऑर्नामेंट्स खरीदते हैं उसमें गोल्ड रहता है, सिल्वर रहता है या कॉपर रहता है। तो इसका जो होमोजीनियस मिक्सचर है इस वजह से हम लोग इसको भी एलॉय बोलते हैं, ठीक है। तो ये थे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक रिगार्डिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल, कोरोजन एंड द प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये एलॉय और मरकरी के एलॉय को भी यहाँ पे डिस्कस किया है, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से नोट्स बनाइए और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से, कोई भी पॉइंट मैंने यहाँ पर आपके सामने स्किप नहीं किया है। तो वीडियो को अच्छे से देखिए और वीडियो अच्छा लगेगा ये मेरी आशा है आपसे। तो वीडियो को लाइक और शेयर आप लोग डेफिनेटली करेंगे, और अगर आपका कोई सजेशन है, कोई फीडबैक है तो मुझे वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। और अपना वो बेल आइकन आप लोग प्रेस कर दीजिए जिससे कि मैं कोई वीडियो डालूँ तो आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू।